रात के सुर्ख अंधेरे में एक नौजवान कपल प्रेम करने के लिए कोई जगह तलाश रहा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। एक सुनसान जगह देखकर उन्होंने गाड़ी रोकी और एक दूसरे की बाहों में खो गए। उधर वो अनजान आदमी चुपके से उनकी कार के नीचे एक टेप रिकॉर्डर रखाया। पता नहीं उनके निजी पलों की आवाज रिकॉर्ड करने में उसे क्या मजा आने वाला था, पर इतना तय था कि वो आदमी गंदी सोच से भरा हुआ था। कपल के वहां से जाने के बाद उसने टेप रिकॉर्डर उठाया और निकल पड़ा, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद पुलिस ने उसकी गाड़ी रोक ली। सिल्विया डेला मोनिका वहां पहुंच गाड़ी से उतर गई, तब उसे जाने दिया गया। दरअसल उसी रात 2 जर्मन टूरिस्ट्स को बेरहमी से मार दिया गया था। वारदात का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले के सभी मामलों में था। अब साफ था, मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस अभी भी बाहर घूम रहा था। पूरे फ्लोरेंस में दहशत फैल गई। अखबारों ने भी लिखा, कातिल अब भी आजाद है। पुलिस पर दबाव बढ़ गया, क्योंकि अब सबको लगने लगा था कि उन्होंने गलत इंसान को जेल में डाल दिया है। जिस वक्त ये मर्डर हुआ, फ्रांचेस्को पहले से ही सलाखों के पीछे था। इस बार भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तो सिल्विया डेला मोनिका ने एक बार फिर स्टेफानो मेले से बात की और इन सारे कत्लों का जिम्मेदार उसी को ठहराया, क्योंकि उसी के फेंके हुए गण से ये मर्डर हो रहे थे। ऊपर से हर बार जब वो आता, कोई नई कहानी सुनाकर चला जाता। यहां तक कि उसने फ्रांचेस्को के ऊपर जो इंजाम लगाए वो भी सफेद झूठ निकला। इस बार वे उससे पूरा सच जाने बिना जाने नहीं देने वाले थे। आखिरकार उसने सच बताना शुरू किया। उसने कहा, असली कातिल फ्रांसिस्को भी नहीं है। सच तो यह है कि मैं कमजोर था और सब मुझे दबा रहे थे। कहानी फिर से 1959 में लौटती है। स्टेफानो की शादी जबरदस्ती बारबरा से करा दी गई थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि घर से बाहर निकलते ही लड़कों की लाइन लग जाती थी। स्टेफानो की मां ने यह देख लिया। उसी रात डिनर करते वक्त स्टेफानो के पिता ने उसे चेतावनी दी, ध्यान रखना, आज के बाद तुम्हारी बीवी अकेले घर से बाहर न निकले। अगर जाना है तो उसे साथ लेकर जाना। बारबरा ने आवाज उठाई तो स्टेफानो के बड़े भाई ने उसे चुप करा दिया। सुबह जब वो उठी तो दरवाजा बंद था। बहुत चिल्लाने के बाद दरवाजा खुला। स्टेफानो के डैड उसके लिए नाश्ता लेकर आए और अंदर से दरवाजा चाबी से लॉक कर दिया। बारबरा डर गई, लेकिन इससे पहले कि कुछ गलत होता, उसने डैड का सर फोड़ दिया और कहा, मैं सबको बता दूंगी कि आप क्या करने वाले थे। पूरे शहर को बता दूंगी कि अपनी बहू के साथ क्या कर रहे थे। चुपचाप कमरे का दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। इस वाकये के बाद स्टेफानो के डैड ने घर बेचने का फैसला किया और कहा, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहता जहां ये चुड़ैल रहती है। वो स्टेफानो को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए। कुछ दिनों बाद जब पैसों की तंगी हुई तो स्टेफानो ने घर में किराएदार रख लिया था। आपको याद ही होगा। खैर, वर्तमान में स्टेफानो बयान देने के बाद अपने परिवार के पास लौट आया। असली कातिल फ्रांचेस्को नहीं था। इस बयान के सामने आने के बाद फ्रांचेस्को रिहा हो गया। एक पत्रकार ने उससे पूछा, आखिर स्टेफानो ने झूठी गवाही देकर आपको क्यों फंसाया था? उसने कहा, शायद वो किसी अपने को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। यहां से कहानी फिर 1968 में लौटती है, जब डेलिटो लॉचिलो बियांको और बारबरा का कत्ल होने के बाद स्टेफानो बेटे को पुलिस स्टेशन से लेकर घर लौटा था। उस रात पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। स्टेफानो के बड़े भाई जोवानी ने कहा, तुम्हें इल्जाम अपने सिर लेना होगा। स्टेफानो उनके सामने गिड़गिड़ाया, मुझे जेल में सड़ा देंगे। लेकिन बड़े भाई के सामने उसकी एक नहीं चली। यहां से हमें स्टेफानो मेले के बड़े भाई जोवानी मेले की कहानी दिखाई जाती है। कहानी 1968 से सीधे 1984 में जंप करती है। उस रात जोवानी के दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही थी। वो कुछ धारदार हथियार लेकर बिना पत्नी को आहट लगे चुपचाप घर से निकल पड़ा। सफर कर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिला और तब पता चला कि दोनों ने आज रात के डिनर का प्लान पहले ही बना रखा था। वे एक शानदार रेस्टोरेंट में गए। वहीं जोवन्नी ने एक आदमी को देखा जो उसे कुछ जाना पहचाना लगा। उसे याद आया कि ये तो वही आदमी था, एंजो स्पालेटी, जिसे मॉन्स्टर ऑन फ्लोरेंस केस में सबसे पहले पकड़ा गया था। इस वक्त वो एक दूसरे आदमी के साथ था, जिसके साथ मिलकर वो अक्सर रात में कार से निकलता और सुनसान जगहों पर बेशर्मी में लिप्त प्रेमी जोड़ियों की तलाश करता था। सन 1981 वाली वारदात में उसने किलर को देख लिया था। उसके सामने ही वो दरिंदा प्रेमी जोड़े को गोली मारा और लड़की को कार से घसीट ले गया। फिर उसने छुरी से लड़की के गुप्तांग काट लिए और उन्हें अपने साथ ले गया। एंजो स्पालेटी ने उस राक्षस को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन डर के मारे उसने ये राज कभी किसी को नहीं बताया। इतने में डॉबी को बेचैनी होने लगी। शायद उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। उसी पल उन्होंने घर लौटने का फैसला किया, लेकिन आगे जाकर जोवानी ने रास्ता बदल दिया। वो उसे उस जगह ले गया जहां ऐसे लोगों की भरमार थी
जो रात के अंधेरे में मिलने आते थे। डॉबी ने मना किया, लेकिन जोवानी कहाँ मानने वाला था। उसने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी और बताया कि पहले जोड़े को इसी जगह पर मारा गया था। ये सन 1974 की बात थी। उस रात क्या हुआ था, जोवानी ने वो सब कुछ डॉबी पर करके दिखाया। डॉबी की हालत खराब हो गई। आखिर में वो उसे गाड़ी से घसीट कर बाहर ले गया, धारदार चाकू निकाला और उसके सीने पर लगातार वार करने लगा। उस हैवान ने लड़की को 96 बार चाकू मारा और उसके गुप्तांग में पेड़ की टहनी घुसा दी थी। यही जोवानी बता रहा था, लेकिन उसके बताने का तरीका इतना डरावना था कि डॉबी की जुबान हलक में अटक गई। उसे लगने लगा कि जोवानी ही वो हैवान है। डर के मारे उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ खेत थे। वो भाग भी नहीं सकती थी, इसीलिए उसने रिक्वेस्ट की कि घर चले। जोवानी ने उसकी बात मानी और वे निकल पड़े, लेकिन इस बार भी जोवानी गाड़ी घर की तरफ नहीं ले जा रहा था। डॉबी गिड़गिड़ाने लगी, फिर भी वो उसे जबरदस्ती एक और जगह दिखाने ले गया, कब्रिस्तान। वहां उसने डॉबी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। डॉबी ने विरोध किया तो वो डिक्की से कुछ निकालकर वहां से चला गया। डॉबी ने तुरंत उसकी कार की डिक्की चेक की तो उसके होश उड़ गए। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि फ्लोरेंस का मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि जोवानी ही है। उसके लौटने से पहले ही वो भागकर छिप गई, फिर सीधे एक पुलिस वाले के घर पहुंची और बताया कि वो फ्लोरेंस के मॉन्स्टर को जानती है। अगले दिन जोवानी के घर पर छापा पड़ा। घर की तलाशी ली गई, तभी उन्हें स्टेफानो के पर्स से एक सबूत मिला, एक चिट्ठी जो सब कुछ बदल कर रख देने वाली थी। उसी पल जोवानी को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉबी के बयान, जोवानी की गाड़ी से मिले खून और बाकी सामान सब इसी ओर इशारा कर रहे थे कि वही फ्लोरेंस का हैवान है। लेकिन जोवन्नी ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। अपने बचाव में उसने कहा, डिक्की में मिला खून मेरा ही है, मुझे चोट लगी थी। रही बात चाकू और रस्सी की, तो वो कंपनी के हैं जिनकी जरूरत फैक्ट्री में पड़ती रहती है। तभी जांचकर्ताओं ने उससे लोकी लोबियांको और बार्बरा के कत्ल के बारे में सवाल किए। इसमें भी उसने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि वो कत्ल के वक्त सिग्ना में था ही नहीं। यहां से कहानी 1968 में लौटती है। एक रोज किसी निजी काम की वजह से जोवानी वापस सिग्ना आया हुआ था। उसी शाम उसने बार्बरा को फ्रांचेस्को के साथ देख लिया। इसके बाद तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। स्टेफानो और बार्बरा के भाई पिएरो को बुलाकर पूरे परिवार के सामने उसने उस बदचलन के कारनामे गिना दिए और कहा, उस बदचलन ने मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। पिएरो भी लोगों के ताने सुन सुनकर तंग आ चुका था। वो और जोवानी पहले ही बार्बरा को खत्म करने का प्लान बना चुके थे। बस उन्हें इस कांड में स्टेफानो को शामिल करना था ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। ये सारी बातें जांचकर्ताओं के सामने बैठे हुए जोवानी के मन में घूम रही थीं, लेकिन उसने सच्चाई नहीं बताई। लेकिन जांचकर्ताओं ने भी कुछ अंदरूनी बातें पता कर ली थीं, जैसे कि मेले खानदान की शुरुआत से ही बार्बरा से चिढ़ थी। उसे अलग घर दिलाने के लिए जोवानी के पिता ने अपनी पुश्तैनी घर को बेच दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें यह भी पता चला कि बार्बरा जोवानी के भाई के कमाए हुए पैसों को दूसरे मर्दों पर उड़ाती थी। जांचकर्ताओं ने कहा, गली गली में तुम्हारे परिवार का मजाक उड़ने लगा, इसी वजह से तुम लोगों ने उसे मार दिया। जिस पर जोवानी ने कहा कि ये सब झूठ है। तब जांचकर्ताओं ने वो चिट्ठी उसके सामने रखी जो स्टेफानो की जेब से बरामद हुई थी। जोवन्नी ने उस चिट्ठी को पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि वो चिट्ठी उसी फैक्ट्री में टाइप की गई थी जहां जोवन्नी काम करता था। उस चिट्ठी में कत्ल के 1 साल बाद यानी सन 1969 में उसके भतीजे ने जो कुछ बताया था वही लिखा था। उस वक्त नेटलिनो को एक अनाथालय में रखा गया था। वहां पूछताछ में उसने बताया था कि कत्ल की रात वहां उसके डैड और अंकल पिएरो मौजूद थे। जांचकर्ताओं ने कहा, यहां तुम अपने भाई को लिख रहे हो कि जांच का रुख अपने खानदान से हटाकर किसी और दिशा में मोड़ दे ताकि नातालिनो के बयान पर किसी का ध्यान न जाए। फिर 13 साल बाद जब जांच का खतरा दोबारा उनके खानदान पर मंडराने लगा, जोवानी ने फ्रांचेस्को विंची के ऊपर इल्जाम डालने की सलाह दी थी। यानी पूरे समय बयान स्टेफानो दे रहा था, लेकिन शब्द और दिमाग जोवानी का था। अब उसके पास छिपाने को कुछ नहीं बचा था। कहानी फिर से 1968 में लौटती है, उसी रात पर जब बार्बरा का खून हुआ था। बार्बरा का पति, जेठ और भाई तीनों एक कार से सिनेमा हॉल पहुंचे। उन्होंने उसका पीछा किया और उसे वहीं खत्म कर दिया। अब ये सच्चाई सामने आने के बाद जोवानी और पिएरो दोनों को जेल हो गई। अंदर जाते ही सारे कैदी जोवानी को फ्लोरेंस का मॉन्स्टर कह कहकर उसकी नाक में दम कर दिए। इधर सिल्विया डेला मोनिका को अब भी डर सता रहा था कि अगर जोवानी सीरियल किलर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा।
कोलो पहले भी फ्रांसेस्को विंची को सीरियल किलर समझकर गलती कर चुकी थी, लेकिन इस बार किसी ने सिल्विया की बात पर ध्यान नहीं दिया। नतीजतन कुछ सालों बाद फिर से उसी तरीके से कत्ल होने शुरू हो गए। साल था 1984, जुलाई 29। रात के अंधेरे में एक कपल कार में संबंध बना रहा था। तभी पास के झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। वे चौकन्ने हुए तो हलचल थम गई। उन्हें लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उस किलर ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। मरने के बाद भी उसने कई बार चाकू घोंपा, फिर लड़की को घसीटकर खुले मैदान में ले गया और बड़ी बर्बरता से उसके गुप्तांगों को काट डाला। उसी रात ये खबर सिल्विया को मिली। अगली सुबह जांचकर्ताओं की टीम घटनास्थल पर पहुंची। अब वे भी परेशान थे, क्योंकि पहले वे फ्रांसेस्को और फिर जोवन्नी को सीरियल किलर समझने की भूल कर चुके थे। अब उस किलर तक पहुंचने का एक ही रास्ता बचा था, वो लड़का जिसने अपनी मां का कत्ल होते हुए देखा था, नाटालिनो मेले। उसे एक बार फिर उसी जगह ले जाकर पूछताछ की गई जहां उसकी मां बारबरा को मारा गया था, लेकिन नाटालिनो ने कहा कि उसे कुछ याद नहीं, क्योंकि उस वक्त वो बहुत छोटा था। तब एक ऑफिसर ने उसे बड़े प्यार से समझाया, तुम्हारे जैसे नौजवान मारे जा रहे हैं और ये सिलसिला थमने वाला नहीं, लेकिन तुम चाहो तो इसे रोक सकते हो। नाटालिनो भी समझ चुका था कि जब तक कत्ल होते रहेंगे पुलिस उसे परेशान करती रहेगी। आखिरकार उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उस रात उसकी मां को मारने में उसके अंकल पियरो, उसके डैड और अंकल जोवानी शामिल थे। तभी खेत के लहलहाते डंठलों को देखकर उसे एक और आदमी का चेहरा याद आया, जो डंठलों के बीच छिपकर उन्हें देख रहा था। वो था सैल्वाटोर विंची। पुलिस ने तुरंत उसके घर पर छापा मारा, जहां से उन्हें एक लड़की की कमीज मिली जिस पर गन पाउडर और बंदूक का छूटा हुआ पेंट लगा था। यानी उस कमीज का इस्तेमाल बंदूक साफ करने के लिए किया गया था और उस पर रंग लग गया था। वहां से 1976 की एक कॉमिक भी मिली जिसे उसने बड़ी संभाल कर रखा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस कॉमिक बुक में जिस तरह लड़कियों के गुप्तांगों को काटने का जिक्र था, उसी तरीके से असली घटनाएं भी हो रही थीं। पुलिस को एक हेडलैम्प भी मिला, ठीक वैसा जैसा कातिल इस्तेमाल करता था। सैल्वाटोर ने अपनी सफाई में कहा कि वो ताला खोलने का काम करता है, दोनों हाथ बिजी रहते हैं, इसलिए हेडलैम्प से रोशनी मिलती है। रही बात कपड़े की, तो बहुत पहले उसके साथ एक लड़की रहती थी, शायद वो उसी का है। घर में वो बंदूक रखता नहीं और कपड़े पर मिला पेंट बंदूक का है, ये उसे नहीं पता। और कॉमिक रखना कोई गुनाह तो नहीं। हर सवाल का जवाब उसके पास था। अब कहानी हमें सैल्वाटोर विंची की जिंदगी की तरफ ले जाती है। साल था 1958, जगह विला सिद्रो काग्लियरी, एक शांत सी बस्ती जहां सैल्वाटोरे का घर था। कई साल फौज में रहने के बाद वो घर लौटा और सबसे पहले अपने जिगरी दोस्त से मिला। उसी के साथ खाना पीना और घूमना फिरना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। ये देखकर उसके पिता को उसकी चिंता होने लगी। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। उसी वक्त उन्होंने फैसला किया कि सैल्वाटोर को अब शादी करनी होगी, और वो भी किसी लड़की से। उसके पिता ने लड़की भी देख रखी थी, जेम्स की बहन, लेकिन उसकी तो पहले ही सगाई हो चुकी थी। इस पर पिता ने कहा, मर्द को कोई लड़की पसंद आए तो वो उसे हासिल कर लेता है। सैल्वाटोर ने भी वही करने की ठानी, लेकिन पहले उसने जेम्स से बात की ताकि सब कुछ अच्छे से हो जाए। जेम्स अपनी बहन बारबरीना से उसकी शादी कराने के लिए मान गया, लेकिन अब फैसला बारबरीना के हाथ में था। सैल्वाटोरे पूरा दिन उसके घर के बाहर उसका इंतजार करता रहा। जब वो गली में दिखी तो उसने उसे अपने दिल की बात बताई, लेकिन बारबरीना ने मना कर दिया, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी और उनकी सगाई भी हो चुकी थी। तब सैल्वाटोरे जबरदस्ती पर उतर आया। नतीजा, उसने बारबरीना से जबरन शादी कर ली। अब उनकी शादी को 1 साल हो चुका था और उनका एक बेटा भी था। इन बीते 1 सालों में उसके साथ रहकर बारबरीना अपने पति और भाई के रिश्ते की सच्चाई जान चुकी थी। उसे समझ नहीं आता था कि लोग उनके बारे में क्या सोचते होंगे। उसका भाई घर आता ही नहीं, और अगर आता भी है तो सिर्फ अंधेरे में। कितने घिनौने हो तुम दोनों। इतना ज्ञान देने के बाद अगले ही दिन वो खुद अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई। ये वही था जिसके साथ बारबरीना की सगाई हुई थी, लेकिन सैल्वाटोर ने उनकी शादी होने नहीं दी थी, इसलिए अब वे चुपके चुपके मिलते जुलते थे। ये देखकर सैल्वाटोरे का दिमाग घूम गया। जैसे ही बारबरीना अपने आशिक से मिलकर लौटी, सैल्वाटोरे ने उसकी करतूत उसके सामने रख दी, जिस पर बारबरीना ने कहा, मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे खुशी खुशी जाने दो, वरना तुम्हारे चरित्र के बारे में पूरे गांव को बता दूंगी। फिर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। शाम को सैल्वाटोरे जेम्स के घर गया और बोला कि पता नहीं क्यों बारबरीना कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही। बारबरीना के पिता और भाई उसके साथ गए। दरवाजा तोड़ा गया तो बारबरीना की लाश फर्श पर पड़ी थी
और पास में गैस सिलेंडर खुला हुआ था। वहीं उन्हें बारबरीना का एक खत मिला जिससे पता चला कि उसने खुदकुशी कर ली थी। इस तरह साल्वातोरे ने बारबरीना को रास्ते से हटा भी दिया और किसी को उस पर शक नहीं हुआ। इसके बाद काम के सिलसिले में वो सिग्ना चला गया। रहने और खाने पीने के लिए उसने स्टेफानो मेले से सौदा किया। 1 महीने के लिए 3000। लेकिन कुछ ही दिन रहने के बाद उसकी दिलचस्पी स्टेफानो में बढ़ने लगी। अब स्टेफानो भी उसी के जैसे चरित्र का आदमी था। शादी नहीं करना चाहता था, जैसा कि हमने पहले देखा ही था। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। एक दिन बारबरा ने अपनी आंखों से दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उसी पल से साल्वातोरे ने उस पर रौब झाड़ना शुरू कर दिया, यहां तक कि वो उसके कमरे में घुसकर उसे धमकाने लगा कि अगर ये बात किसी को पता चली तो वो जिंदा नहीं बचेगी। इधर वर्तमान में उससे पूछताछ जोरों पर चल रही थी। अब तक जितने लोगों की जान गई थी उन सभी को एक ही बंदूक से मारा गया था। बारबरा की मौत भी उसी गण से हुई थी। और सबसे बड़ी बात, जांचकर्ताओं ने यह भी पता लगा लिया था कि साल 1968 में बारबरा का चक्कर साल्वातोरे के साथ चल रहा था। यानी यह भी संभव था कि वो उस हत्याकांड में शामिल रहा हो। लेकिन साल्वातोरे ने कहा कि यह सब झूठ है, मैं बस उनके यहां किराएदार था। बारबरा की मौत से 6 महीने पहले ही उनका घर छोड़ दिया था। ये बात सच तो थी, लेकिन 6 महीने बाद वो उससे दोबारा मिला था और पुलिस को यह भी मालूम था। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि स्टेफानो एक बार उससे मिलने आया था। दोनों में थोड़ी बात हुई और फिर वो चला गया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। साल्वातोरे फिर से उसके घर जाकर रहने लगा था और जब बारबरा की हत्या हुई तब साल्वातोरे की पत्नी ने गवाही दी थी कि उस रात वो घर पर था। इसी वजह से साल्वातोरे उस समय साफ बच गया था। कहानी अब फिर लौटती है उस वक्त पर जब बारबरा ने स्टेफानो और साल्वातोरे को रंगे हाथों पकड़ लिया था। उस दिन के बाद दोनों का असली चेहरा बारबरा के सामने पूरी तरह खुल गया। स्टेफानो ने खुद साल्वातोरे को कमरे में आने के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया था। उसने ये बात समझ ली और निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बारबरा हैरान रह गई और उसके बाद जो हुआ वो तो आपको पता ही है। 4 महीने बाद बारबरा ने अचानक बताया कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुनते ही साल्वातोरे उसी वक्त घर छोड़कर चला गया। यहां से कहानी 1985 में लौटती है। एक महिला जांचकर्ताओं को गवाही दे रही थी कि ये सब साल्वातोरे का ही किया कराया है। लेकिन पुलिस को इस महिला के बारे में भी सब कुछ जानना था। तब उसने बताना शुरू किया कि जब वो सिर्फ 18 साल की थी तभी पहली बार साल्वातोरे से मिली थी। धीरे धीरे दोनों के बीच चक्कर शुरू हो गया। लेकिन रोसीना के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि उसका साल्वातोरे से कोई रिश्ता बने, क्योंकि एक तो उसकी बीवी मर चुकी थी और दूसरा उसकी मौत की असल वजह कभी सामने नहीं आई थी। हालांकि जांचकर्ताओं को यही बताया गया था कि उसकी बीवी ने खुदकुशी की थी। लेकिन रोसीना ने कहा कि आस पड़ोस के लोग इस बात पर यकीन नहीं करते थे। उनका मानना था कि साल्वातोरे की पहली बीवी बारबरीना उसे धोखा दे रही थी, इसलिए उसने उसे मार डाला। लेकिन रोसीना ने इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया और साल्वातोरे के साथ रिश्ते में रहने लगी। ये बात 1974 की है। तब तक उनके 3 बच्चे हो चुके थे। उन दिनों रोसीना हमेशा डरी सहमी रहती थी, क्योंकि साल्वातोरे उससे ऐसे काम करवाता था जो कोई भी औरत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उसे सजाकर बाहर ले जाता और फिर किसी व्यापारी के साथ छोड़ आता। ये सब वो सालों तक चुपचाप सहती रही। आखिरकार एक दिन उसका सब्र टूट गया। उसने बच्चों को उठाया और ट्रेन से शहर छोड़कर भाग गई। उस वक्त साल्वातोरे काम पर गया हुआ था। जब वो देर रात घर लौटा तो रोसीना बच्चों को लेकर जा चुकी थी। 1974 में वो भाग गई थी, लेकिन जब अकेले 3 बच्चों का गुजारा नहीं कर सकी तो मजबूरी में वापस लौट आई। मगर साल्वातोरे की करतूतें पहले जैसी ही रहीं। अब उसके साथ रहना असंभव हो गया था, इसलिए 1980 में वो फिर से भाग गई और इस बार उसने कभी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। कुल मिलाकर नतीजा ये निकला कि जब जब रोसीना ने साल्वातोरे को छोड़कर भागने की कोशिश की तभी कत्ल शुरू हो जाते थे। शक साफ था, शायद इन हत्याओं के पीछे साल्वातोरे ही था। 14 सितंबर 1974 की रात जब साल्वातोरे अपनी बीवी को ढूंढने निकला और वो कहीं नहीं मिली तो उसने गुस्से में आकर एक कपल को कार के अंदर गोलियों से भून दिया। फिर चाकू से कई वार किए और लड़की को गाड़ी से घसीटकर मैदान में ले गया। वहां उसने उसके सीने पर 19 बार वार किया। लेकिन उसका गुस्सा यही नहीं थमा। उसने लड़की के गुप्तांग भी काट डाले। यह था 1974 से लेकर 1984 के बीच का सिलसिला। लेकिन इससे पहले 1968 में भी एक प्रेमी जोड़े की हत्या हुई थी, जिसमें बारबरा लॉकी और लो बियांको मारे गए थे। उस केस में भी साल्वातोरे सस्पेक्ट था, मगर रोसीना के बयान के बाद उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि रोसीना ने गवाही दी थी कि उस रात साल्वातोरे घर पर था।
लेकिन जब जांचकर्ताओं ने पूछा कि क्या ये बयान सच था, तो रोसीना घबरा गई और भाग खड़ी हुई। आखिरकार उसने मान लिया कि उसने सल्वातोरे के दबाव में आकर झूठी गवाही दी थी। साल्वातोरे उस रात मेरे साथ घर पर नहीं था सर। असल में बारबरा के कत्ल से 6 महीने पहले ही सल्वातोरे फिर से उसके संपर्क में आने लगा था और ये बात पूरी तरह सच थी। स्टेफानो और सल्वातोरे जो गंदा खेल उसके साथ खेल रहे थे, अब उसका अंत होने वाला था, क्योंकि अगले दिन सल्वातोरे का छोटा भाई फ्रांचेस्को जेल से छूट कर आने वाला था। और तब बारबरा ने उसे धमकाते हुए कहा, कल फ्रांचेस्को छूट कर आ रहा है, तुम्हारी सारी करतूत उसे बताऊंगी और वो तुम्हें ठीक कर देगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। सल्वातोरे पहले ही अपने छोटे भाई से मिल चुका था और उसने उसके कान भर दिए कि उसकी गैर हाजिरी में बारबरा खूब मजे ले रही थी। ये सुनकर फ्रांचेस्को भड़क गया और बारबरा को गलत समझ बैठा। उसने सबके सामने उसे जलील कर दिया। इन भेड़ियों से बचने के लिए बारबरा लोबियांको के प्यार में पड़ गई। शायद वो उसे इस नरक से निकाल ले, लेकिन लोबियांको भी उसके जिस्म के पीछे ही पड़ा था। जब स्टेफानो और सल्वातोरे ने दोनों को साथ देखा तो वो जल भुन गए। उसी वक्त सल्वातोरे ने खुलासा किया कि उसने अपनी बेवफा पत्नी को मार डाला था, क्योंकि उसके मुताबिक ऐसी औरतों को जिंदा रहने का हक नहीं। इसके बाद उन्होंने बारबरा और लोबियांको का पीछा किया और स्टेफानो ने दोनों की हत्या कर दी। सल्वातोरे से थोड़ी बहुत पूछताछ तो हुई, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वो बच गया। फिर आया साल 1985। वही खौफनाक वारदात फिर से दोहराई गई। एक कपल जंगल के बीच अपनी रात का मजा ले रहा था। तभी अचानक किसी ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। लड़की मौके पर ही मर गई और लड़का किसी तरह भाग निकला, लेकिन उसकी जान भी नहीं बच सकी। इसके बाद कातिल ने लड़की की लाश को घसीटकर बाहर निकाला और उसके गुप्तांग काट डाले। फिर उसने एक चिट्ठी लिखी और सीधे जांच अधिकारी सिल्विया डेला मोनिका को भेजी। उसमें उसने चैलेंज किया कि अगला नंबर तुम्हारा होगा। उस चिट्ठी के अंदर पिछले हफ्ते मारी गई लड़की के गुप्तांग का एक टुकड़ा था। इस बीच सल्वातोर के खिलाफ एक सबूत मिल चुका था, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल जितने भी कत्ल वो सभी 22 कैलिबर की बंदूक से किए गए थे। ऐसी 11 बंदूकें सल्वातोर के शहर विला सिद्रो में बिकी थीं, जिनमें से 10 पुलिस ने जब्त कर ली, लेकिन 11वीं बंदूक नहीं मिली। जांच में पता चला कि वो बंदूक सल्वातोरे के एक रिश्तेदार ने खरीदी थी, जो बाद में हॉलैंड जाकर बस गया और वहीं उसकी मौत हो गई। इस वजह से अटकलें लगाई गईं कि वो गन शायद सल्वातोरे के पास ही है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण जांचकर्ताओं ने उसे उसकी पहली पत्नी बारबरीना की हत्या के केस में फंसाकर जेल में डाल दिया। सुनवाई चली, मगर कुछ ठोस सामने नहीं आया। आखिरी सुनवाई के दिन स्टेफानो मेले गवाही देने के लिए बुलाया गया। उससे पूछा गया, क्या ये सच है कि सल्वातोर विंची ने खुद आपसे कहा था कि अपनी पत्नी की जान उसने खुद ली थी? क्या आप वो बात कोर्ट को फिर से बताना चाहेंगे? स्टेफनो ने जवाब दिया, मुझे कुछ याद नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। ये सुनते ही पूरा कोर्ट हक्का बक्का रह गया और सल्वातोर विंची बरी हो गया, बिना किसी सजा के। दोस्तों, आज तक ये बात साफ नहीं हो पाई कि फ्लोरेंस का असली मॉन्स्टर कौन था, यानी केस कभी सुलझा ही नहीं। 1985 के बाद से इस तरह की वारदातें दोबारा नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी सच्ची घटनाओं पर आधारित दिल दहला देने वाली कहानी।